नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और सार संग्रह का सेशन को लेकर हम फिर से आए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे आपके साथ, चाहे वह आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल यह वीडियो होगा, साबित होगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे उस समय आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका क्या फ़ायदा है। विशेष हम क्या बताएं आपको, अब परीक्षा कौन होगा, किस परीक्षाएँ पूछेगा तो वो जान लें। BPSC PT हो, बिहार दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, बिहार सचिवालय हो, या फिर रेलवे हो, या SSC GD हो, कोई भी GK लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव, उसमें आपको यह प्रश्न काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति किस युग के देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह फली फूली हड़प्पा काल की। कहता है कि उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह फली फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है। तो देखिए, कहता है कि उस समय का उल्लेख करना है कि जो फली फूली हड़प्पा काल के बारे में। तो हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। समझ गए? कहता है कि हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक की ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न है, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंधु घाटी का जो लिपि था उसके बारे में पूछ रहा है। तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो सैंधव लिपि जो थी वह चित्रात्मक लिपि थी जो दाहिना से बायां तरफ लिखा जाता था। अभी हम लोग बायां से दाहिना तरफ लिखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है। कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ पीसनहारी है। सबका पैसा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो ऋग्वैदिक कालीन। सुनिएगा क्या कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पीसनहारी है। सबका पैसा अलग अलग होते हुए भी लाभ के लिए हम मवेशियों को पालते हैं। यह किस समय का यह कथन कह रहा है कि व्यक्त करने का काम कर रहा है? तो ऋग्वैदिक कालीन। चलिए चौथा प्रश्न कहता है कि महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो भक्ति मार्ग। कहता है चौथा प्रश्न कि महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी? तो भक्ति मार्ग। पांचवा प्रश्न है, बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया तथा लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया था, इसकी राजधानी वैशाली थी। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया, इसकी राजधानी वैशाली थी। छठवां प्रश्न है, जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताइए। देखिए, जैन धर्म का दिगंबर श्वेतांबर के बारे में कह रहा है ना। देखिए, दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए अनास्तिक एवं नग्नता को आवश्यक माना गया, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के नग्नता को आवश्यक नहीं माना गया। ठीक है। तो दिगंबर वाला में कहा गया कि भाई हम नंगे रहना उचित समझते हैं और यह हमारे जैन धर्म है उसके लिए काफ़ी यह जरूरी चीज़ है, काफ़ी इफेक्टिव चीज़ है। लेकिन श्वेतांबर वाला इस चीज़ को नहीं माना और कहा कि नग्नता आवश्यक नहीं है। चलिए सातवां प्रश्न है, किस सम्राट ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? तो अशोक मौर्य ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। तो समझ गए, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला अशोक मौर्य। आठवां प्रश्न है, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? तो फाह्यान के यात्रा वृत्तांत से यह पता चलता है। फिर से सुनेंगे कि किस साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे, लेकिन जब वो नगर में प्रवेश करता था तो लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए? तो फाह्यान के यात्रा विवरण से यह पता चलता है। नौवां प्रश्न को जानेंगे, गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसे शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? यह जान लें, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया? वह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। चलिए अब हम आते हैं
10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा इसका जो प्रिंटिंग अच्छा नहीं है, प्रिंटिंग अच्छा नहीं होने के कारण बुक का थोड़ा सा भद्दा टाइप का लग रहा होगा आपको, बफरिंग करते हुए दिख रहा होगा, तो हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। ठीक है, तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था, उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तो तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। 11वां प्रश्न है कि खुतबा क्या था, इसका क्या महत्व है बताइए। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की समाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बंदरगाह का वर्णन होता था, वही खुतबा है। तो खुतबा को फिर से समझेंगे, इसका मतलब है खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था, जिसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। 12वां प्रश्न देखेंगे, सबसे पुराना सूफी सिलसिला कौन सा था, इसके संस्थापक कौन थे? तो सबसे पुराना सूफी सिलसिला की अगर बात कर ले तो चिश्तिया सिलसिला सबसे पुराना था और संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, तो सबसे पुराना अगर सूफी सिलसिला की बात करें तो चिश्तिया सिलसिला है और इसके संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। चलिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर ले तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो इटावा के। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो वो इटावा के थे। 14वां प्रश्न, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वह ठहरे थे किंग्सले हॉल में। 15वां प्रश्न, सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा था अथवा लिखा था? तो महात्मा गांधी ने इसको लिखे थे। 16वां प्रश्न है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया? तो यह बंगाल विभाजन का काम करने का काम लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। ठीक है, तो फिर दिल्ली दरबार में हालांकि इसको निरस्त कर दिया गया था। चलिए 17वां प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल में होता? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। देखिए, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार, सब 1921 की घटना है। किस वायसराय के शासनकाल की यह घटना है? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटना है। 18वां प्रश्न है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून भंग किया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा दांडी में। फिर से सुन ले, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग करने का काम किया था? तो वह हो जाएगा आंसर आपका दांडी में। 19वां प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की थी? अबुल कलाम आजाद। 19वां प्रश्न फिर देखिए, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवल के साथ वार्ता की? तो वह है अबुल कलाम आजाद। 20वां प्रश्न को देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग हुआ कब? 1907 में। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में नरम दल गरम दल अलग कब हुए? तो 1907 में। 21वां प्रश्न है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? वह आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 22वां प्रश्न है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादा भाई नौरोजी का। फिर से सुनेंगे, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों को जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन दादा भाई नौरोजी का है। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसका 23वां प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का आशा है? तो 14 वर्ष। पता ही है आप लोगों को। 24वां प्रश्न है 24 नंबर कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार की चर्चा किस कानून में किया गया? तो 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। ठीक है, 24वां प्रश्न था कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो वह है 1955 के नागरिकता कानून में। 25वां प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है?
वह हो जाएगा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। कहता है कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र प्रदेश चंडीगढ़ रहता है, तो वो हो जाएगा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। 26वां प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार करता है, तो वह हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए 26 नंबर है, तो 27 नंबर पर हम आते हैं। 27 नंबर का क्या प्रश्न है, देखिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराधी के लिए एक बार ही अधिकृत, अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा, यह है अनुच्छेद 20। कहता है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 20 कहता है। उसके बाद प्रश्न आता है, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 2 महीना। 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 महीना। 29वां प्रश्न है कि यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाता है, तो उसमें किस सूची के विषय की प्रमुखता दी जाती है, वरीयता दी जाती है, तो वो हो जाएगा संघ सूची। 30वां प्रश्न है, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति हाई कोर्ट से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है, क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, तो यह नहीं होगा। 30वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है, क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा, तो नहीं होगा। 31वां प्रश्न है कि कुल कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जहां विधानसभा भी है और विधान परिषद, तो 5 राज्यों में है, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और इसमें 2 और जुड़ा है, आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, तो कुल मिलाकर 7 हो गए। 32वां प्रश्न, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी कृतियों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 74 के 1 में। फिर से सुनिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुख्य अभिकर्ता प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी कृतियों के संपादन में इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 74 के 1 में। 33 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है, तो संसद के द्वारा। फिर से देखिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी है, तो संसद के द्वारा। 34वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। ये आदेश कौन कौन से हैं, तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण और अधिकार परीक्षा। रीट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी करता है, जिसको रीट कहा जाता है। वह कौन कौन है, तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब आते हैं ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इसमें देखते हैं कि 35वां प्रश्न, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका कारण क्या है, उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थित होना। देखिए, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाने का कारण क्या है, तो उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति होना स्थित है इसी के लिए। चलिए 36वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन नाम में होने के कारण क्या है, तो देखिए, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना। पहाड़ी जो है वह कीपाकार आकृति में, इसी के लिए यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है मासिन नाम में। चलिए अब कहता है 37 नंबर प्रश्न कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, किस पर्वत श्रेणी में है, तो काराकोरम रेंज में है।
देखिए भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो काराकोरम। और दूसरा प्रश्न है कि महासागर में तरंगों की उत्पत्ति का कारण? तो पवन है। महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण की बात करें तो वह पवन है। 39 नंबर है कि अंतरिक्षयान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो मंगल पर। अंतरिक्षयान की बात करें जो मैगेलन है वो किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल पर। हीरक वलय एक दृश्य है जिसको देखा जा सकता है केवल पूर्ण पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय एक दृश्य है जिसको देखा जा सकता है केवल पूर्णतः पंथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। 41वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुआ तथा अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं की स्थापना किया गया है कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी में। फिर से देखेंगे 41 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहले एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुआ और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं कि स्थापित किया गया है तो कच्छ की खाड़ी में। चलते हैं 42वां नंबर प्रश्न पर। कहता है कि मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इक्थियोलॉजी। मछलियों का अध्ययन जो है भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसको आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। 43 नंबर प्रश्न है कि सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? वह है गुजरात में। 43 नंबर प्रश्न है कि सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध भारत की मोतीपुरा खान किस राज्य में स्थित है? वह हो जाएगा गुजरात में। 44 नंबर प्रश्न है कि अधिकतर महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ होता है? तो उपाष्ण कटिबंध चक्रवातों का। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि अधिकतर महाद्वीपों में पश्चिमी किनारों पर शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके पीछे किसका हाथ होता है? उपाष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। 45 नंबर प्रश्न है भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी महीने की ऋतु होती है शिशिर। भारतीय मान्यता के अनुसार ऋतुओं की संख्या 6 है, जिसमें जनवरी फरवरी महीनों की ऋतु की अगर बात करें तो उसको कहते हैं हम शिशिर। अब इकोनॉमिक्स का प्रश्न सामने आ रहा है। 46 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन? देखिए तो उस समय के भी गलत हो जाएगा, इसको नहीं पढ़ना है। उस समय का यह 2005-06 का ये था करंट अफेयर है, जिसको नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम। हाँ, कहता है 55 नंबर प्रश्न पढ़ना है हम लोगों को कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वह योजना जिसमें लक्ष्य भारत की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों को जागरूक बनाना और देशों में स्वच्छता, अतिथि सत्कार की भावना की बढ़ोतरी के साथ साथ विदेशी मेहमानों के प्रति व्यवहार में बदलाव लाना है। अतिथि देवो भवः, इसको याद रखेंगे। चलिए 56वां प्रश्न है कि उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, फिर से देखिए उत्पादों की खरीदारी, भंडारण, संग्रहण, स्थानांतरण, विक्रय व वितरण के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय खाद्य निगम। 57वां नंबर प्रश्न क्या है? प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IM कोष में अंशदान करता है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वो विशेष आहरण अधिकार। कहता है कि प्रत्येक देश निर्धारित कोटे के अनुसार IM कोष में अंशदान करता है, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वह आंसर हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार। 58वां नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। अब साइंस का क्वेश्चन सामने आ रहा है। कहता है कि विद्युत मस्तिष्क लेख मतलब इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राफ की बात करें तो विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो वह मस्तिष्क है। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर या वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थान पर चली जाती है तो यह घटना कहलाती है भूमि अपर्दन। फिर से देखिए, खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर
या वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से होकर दूसरे जगह चली जाती है तो यह घटना भूमि अपरदन कहलाता है। देखिए अब कहते हैं कि 61वां प्रश्न की द्विनाम पद्धति के अंतर्गत हर पौधे का नाम 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। पहला भाग प्रजातीय नाम तथा दूसरा भाग जातीय नाम होता है। तो इस पद्धति का प्रतिपादन कौन वैज्ञानिक किया था? तो वह किया था कैरोलस लिनियस करते हैं इस चीज को, याद रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश के 7 रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंग की जो पट्टी बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेंगे। श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, अलग अलग रंगों में, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 को जो रंग दिखाई देता है या पट्टी बनता है उसको क्या कहते हैं? तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे। 63 नंबर प्रश्न को देखिए, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम कहता है चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप पर समानुपाती होता है, यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। चलिए 64 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन का गंध आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण होता है, इसमें क्लोरीन के जैसा गंध आता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का? तो हो जाए कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। चलिए 65 नंबर, रक्त कोष में यानी ब्लड बैंक, इसको हिंदी में रक्त कोष कहा जाता है, तो रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर ब्लड को रखा जाता है ताकि खराब ना हो, इसलिए उसमें सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट मिला देते हैं। 66 नंबर प्रश्न देखिए, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना है। यह ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, इसको पता ही है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान में। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वह कृषि विज्ञान में दिया जाता है। अच्छा, आइरिस का क्या काम होता है? 68 नंबर प्रश्न है, आइरिस का काम क्या है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस जो है हमारे आंख में जो प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब चलिए, येलो रेटिंग किस खेल से संबंधित है? येलो रेटिंग, तो येलो रेटिंग की अगर बात करें तो वह शतरंज से संबंधित है। येलो रेटिंग जो है वह शब्द जो है वह शतरंज से संबंधित है। अब कहता है कि 70 नंबर प्रश्न है कि कर्विसबेरी नियम अमेरिका के किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बॉक्सिंग में। कर्विसबेरी नियम जो है वह क्यूरी से जो बेरी नियम है वो अमेरिका के बॉक्सिंग खेल में प्रयुक्त होता है, इसको भी याद रखेंगे। अब कहता है अगला प्रश्न है कि नारायण कार्तिकेयन का संबंध किस खेल से है? तो फार्मूला 1 रेसिंग से है। ठीक है, अब इधर ये सब करंट अफेयर है 2005 का, इसको छोड़ते चलेंगे। 75 नंबर था, अब 76 नंबर पे आते हैं। देखिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब हाँ 77 नंबर ठीक है। कहता है कि ए ब्रिज ऑफ पीस पुस्तक के लेखक कौन है? ए ब्रिज ऑफ पीस पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो वह शहरयार खान। ए ब्रिज ऑफ पीस पुस्तक के लेखक शहरयार खान है। ए ब्रिज ऑफ पीस पुस्तक के लेखक शहरयार खान है। 78 नंबर में देखते हैं, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए 79 नंबर प्रश्न है कि व्हाइट हाउस क्या है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 1965 में ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो ओडा कुजाई, मलयालम भाषा में है। कहता है कि 1965 में ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को उसकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो ओडा कुराई के लिए। जी शंकर कुरूप को उसका जो
उन्होंने लिखे थे ओडाकुडाई, उसके लिए मलयालम भाषा में था। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको 1965 में दिया गया। 81 नंबर प्रश्न देखिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में है। फिर से समझ लीजिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह कोयम्बटूर में स्थित है। सलीम अली पक्षी विहार एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में। चलिए 82वां प्रश्न है, उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान कहलाता है डेक्टिलोग्राफी। उंगली की छाप से व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ को छू देते हैं या फिर गन होता है, चाहे बुक या फिर मोबाइल को छूते हैं, तो पता चल जाता है कि कौन आदमी इस वस्तु को छुआ है। तो उसको हम कहेंगे, उस साइंस को कहते हैं डेक्टिलोग्राफी। उसको क्या कहेंगे? डेक्टिलोग्राफी कहेंगे। 83वां प्रश्न क्या कहता है, वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल जाकिर पाकिर जैनुलाब्दीन, सुनिएगा, कहता है कि वर्तमान नहीं होगा, यह कह रहा है, क्वेश्चन से समझ लीजिए। कहता है कि राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम को अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि यह एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा है, किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1997 में। इस चीज़ को याद रखेंगे। कहता है, ऐसे आप समझ ले कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो नाम है वो जान ले, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आज़ाद। तो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। 84 नंबर देखिए, विश्व इतिहास में ईसा पूर्व लड़ा गया मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ था? यूनानियों एवं ईरानियों के बीच। कहता है कि विश्व इतिहास में ईसा पूर्व लड़ा गया मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ था? मैराथन का युद्ध यूनानी एवं ईरानियों के बीच हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप। तो घोंसला बनाने वाला सांप जो है वो है किंग कोबरा है। घोंसला बनाने वाला सांप की अगर हम बात करें तो वह किंग कोबरा है। 86 प्रश्न है, 86 नंबर की, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो ये आप सबको पता है, ठक्कर बापा किए थे। ठीक है, सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा कहते हैं, और आदिवासी का मसीहा भी ठक्कर बापा को कहा जाता है। 87 नंबर है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते मंत्र तंत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? तो मनुस्मृति से। एक बार सुन लीजिए फिर से। 87 नंबर प्रश्न कहता है कि यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवता, यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह मनुस्मृति से उद्धृत है। 88 नंबर प्रश्न है कि मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर पुस्तक लिखे हैं मैक्सिम गोर्की। मदर पुस्तक लिखे हैं मैक्सिम गोर्की। 89 नंबर प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला के अगर बात करें तो वह है देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है वह है देविका रानी के रूप में। अब आते हैं, तो समझ गए देविका रानी है जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त करने वाली महिला थी। 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे, भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने के लिए बस से यात्रा किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने के लिए बस से गए थे? तो वह अटल बिहारी वाजपेयी बस से चले गए थे। 91 नंबर प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के अति प्रसिद्ध IBM कंपनी को उसकी प्रसिद्धि से पहले किस ब्रांड नाम से जाना जाता था? तो कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। कहता है कि कंप्यूटर के अति प्रसिद्ध IBM कंपनी को उसकी प्रसिद्धि से पहले किस ब्रांड के नाम से जाना जाता था? तो कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से। 92 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भावनगर में। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में। केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात। 93 नंबर को नहीं पढ़ेंगे, 2004 की कहानी है। ऐसे जान लीजिए कि 2004 में समुद्री लहर के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी, सुनामी लहर आया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो अगस्त 1991 में। सोवियत संघ का विघटन अगस्त 1991 में होता है। तो यह अब हम आपको बताते चले कि ये सब करेंट अफेयर है, इसको नहीं पढ़ना है, 2004-05 की है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसको बार बार देखिए, ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं।
धन्यवाद।